हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद पवन वर्मा। दिस इज़ मी पवन वर्मा, राइट। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के पेपर को। और इससे पहले आप देखे होंगे कि 9 शिफ्ट ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मैंने। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। मतलब इसकी अलग एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी अलग अलग चीज़, जैसे डेली टास्क होता है तो डेली टास्क का अलग सा प्लेलिस्ट है, ये इसका अलग प्लेलिस्ट है। तो सबकी आपको ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम 12 जनवरी की जो सेकेंड शिफ्ट थी, राइट, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आए थे। वैसे ही क्वेश्चन आपको जीडी के पेपर में देखने को मिलेंगे, राइट। तो शिफ्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है कि आपको अगर नोटिफिकेशन या कोई पीडीएफ फाइल वगैरह नहीं मिल रही है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, मैथ्स विद पवन वर्मा। एंड वहाँ पे आपको सारे फाइल वगैरह मिलता रहेगा, वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा उसको हम लोग देखिए कैसे बेस्ट अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कह रहा है कि आप 5 डिजिट नंबर 32,054 यानी कि 32054 इज़ डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये एक नंबर है जो डिविजिबल बाय 11 है। इफ़ द डिजिट आर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। पुनरावृत्ति स्थिति में अगर इसको हिंदी में इंक्रीजिंग ऑर्डर को ये कहा जाता है। तो मैं कह रहा है कि नंबर को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया जाए तो कह रहा है कि देन द न्यू नंबर इज़ फॉर्म्ड विच विल बी डिविजिबल बाय विच वन। मतलब ऑप्शन दिया गया है किससे डिविजिबल होगा। अगर ये जो नंबर है, जैसे कि मेरे पास 32054 ये एक नंबर है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो 0 पहले आ जाएगा, 0 देन 2 3 4 5। अब देखो ये 0 पहले मेरे को ऐसा तो नहीं बोला था कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो जो 4 डिजिट नंबर बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। मतलब अगर 0 को सामने रखते हो तो ऐसे तो ये 2345 बनता है, 4 डिजिट का नंबर बनता है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी बात नहीं कहा था तो हम सबको रख देते हैं। और बोला कि जो नंबर बनेगा वो किससे डिविजिबल होगा। तो लास्ट में आपको दिख रहा है क्या, लास्ट में दिख रहा है 5, यूनिट डिजिट में मुझे दिख रहा है 5। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि 5 से ये डिविजिबल होगा। 2 3 11 से हो सकता है, नहीं हो सकता, चेक कर सकते हैं आप। वैसे अगर आपको दिख रहा है कि 5 है तो 5 से डेफिनेटली डिविजिबल है ये, मेरे को यही पूछा गया था। और 11 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा। 2 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऑड है। 3 से नहीं होगा, तो 3 से होगा या नहीं होगा चेक करने के लिए आप यूनिट डिजिट को ऐड कर सकते हैं, है ना। 3 से भी डिविजिबल हो सकता है, जैसे 2 3 5 4 9 9 + 5 14 नहीं हो रहा है ये डिविजिबल, राइट। 11 से भी नहीं होगा डिविजिबल, तो डायरेक्टली आप 5 को टिक कर सकते हैं। मतलब आपको और कुछ नहीं देखना, क्योंकि 2 ऑप्शन में 2 ऐसे नंबर नहीं होंगे जो दोनों डिवाइड करते होंगे, ऐसे ऑप्शन नहीं होंगे, राइट, आपके पास। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज़ द HCF ऑफ 4/5, 8/15, 3/35। इसका HCF पता करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। तो जैसे फ्रैक्शन में नंबर्स दिया गया है तो HCF निकालने के लिए क्या होता है, जैसे मेरे पास नंबर यही है तो ऊपर वाले जो नंबर है ना उसका, जैसे कि ऊपर वाला नंबर है 4 8 2, तो इसका ऊपर वाले नंबर का और नीचे वाले नंबर की बात करें 5 15 एंड 35, तो इसका अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF निकालो और नीचे वाले का LCM निकालो, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर वाले नंबर को देखता हूँ तो 8482 है, तो 482 का HCF क्या होगा। तो मैं कह रहा कि 4 2 के टेबल में आता है, 8 2 के टेबल में आता है और 2 2 के टेबल में आता है। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि इसकी HCF हो जाएगी 2, इसकी HCF हो जाएगी 2, राइट। आप अगर देखोगे तो 2 से सब डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगी। अब 5 15 और 35 का LCM लेना है, तो इसका LCM लेना है तो सबसे बड़े वाले नंबर को देखो, उसमें दिख रहा है 35, और 35 का मल्टीपल होगा और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 35 का मल्टीपल अगर मैं 2 टाइम्स करूँ तो 70 आएगा। तो 70 15 से डिविजिबल नहीं होगा लेकिन 5 से होगा।
तो 2 टाइम्स में नहीं होगा। अगर इसका मैं 3 टाइम्स करूँ, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 105, 35 3 टाइम्स, तो 5 से डिविजिबल है, 15 से भी एक 105 7 टाइम्स है और 35 3 टाइम्स है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 105। तो आपका यही इसका एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। 2/105 इज योर आंसर, 2/105, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। मतलब देखो फ्रैक्शन में जब भी नंबर रहेगी तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो आप और नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो आप, और उसमें अगर कुछ कैंसिल आउट होगा तो होगा, नहीं तो वही आपका एचसीएफ कहलाएगा फ्रैक्शन के, अलग अलग फ्रैक्शन जो दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द वेट ऑफ बेबी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.2 kg टू 6 kg इन 3 months। एक बेबी है, एक बच्चा है, राइट, 3 महीने का 3 महीने में बोल रहा है, ऐसा नहीं कह रहा 3 महीने का, कह रहा है कि 3 महीने में वो 3.2 kg से 6 kg तक हो जाता है। 3 kg था और 6.2 हो जाता है। तो कह रहा है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बेबीज, कितने परसेंट से बढ़ गया, तो कितने परसेंट से बढ़ गया, तो वेट कितना बढ़ा ये देख लो पहले। तो वेट बढ़ा 3.2, राइट, 3 से 6.2 हो गया, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस है 3.2। तो मुझे पता करना कि 3.2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3, कितना परसेंट से वेट बढ़ा है, आपको यही पता करना होता है। तो पॉइंट को रिमूव करोगे, बाई में 0 आ जाएगा, करेक्ट। तो 0 0 कैंसिल, और मेरे पास रह गया 6.2। मैंने यहाँ पे डाटा ही गलत लिख दिया यार, ये 3.2 था पहले और उसके बाद 6 हो गया, तो कितना बढ़ा, मैंने डाटा ही गलत लिख दिया था, यहाँ पे 6.2 लिख दिया था। अच्छा कितना बढ़ा, तो मैं कह रहा 2.8 बढ़ा, है ना, 0.8 मतलब 4 और 2 मतलब 6, तो 2.8 डिवाइडेड बाई 3.2 करना होगा और इसी का फ्रैक्शन परसेंटेज निकालनी है। तो 4 से ये कट रहा है 8 टाइम्स, 4 से कट रहा है ये 7 टाइम्स, और आपको अगर पता होगा कि 7/8 कितना होगा, तो आपको 1/8 की वैल्यू याद होगी। 1/8 की वैल्यू 12.5% होता है, तो 12.5% का 7 टाइम्स करना है यहाँ पे, क्योंकि 7/8 है ना, तो 7 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा कितना 87.5%। तो आंसर विल बी 87.5% इंक्रीज हो गई वेट में, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। वेट में 87.5% का इंक्रीमेंट हो गया, करेक्ट। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, वन हु गेट्स 64% ऑफ द vote polled is elected by a majority of 4,340 votes। कह रहा है कि 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन था, लेट्स से मोदी के बीच में और राहुल गांधी के बीच में, राइट। तो कह रहा है कि वन हु गेट्स 64% ऑफ द वोट एंड ही इज इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 4340, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कंसिडरिंग दैट द ऑल पोल्ड वोट आर वैलिड। बोल रहा है कि कितनी वोटिंग हुई थी टोटल बताओ। तो मैं कह रहा कि अगर मोदी जी को 64% मिला है तो राहुल को कितना मिलेगा, राहुल जी को कितना मिलेगा, तो 100 - 64 दैट इज 36% वोट इसको मिलेगा, करेक्ट। 64 अगर इसको मिला तो 36 इनको मिलेगा। अब वो कह रहा है कि ही विन विद अ मेजोरिटी ऑफ 4-3, जो ज़्यादा वोट लेकर आया है, जैसे कि इसकी परसेंटेज की गैप अगर देखो तो परसेंटेज की गैप कितनी हो जाएगी, 28% का गैप हो गया, है ना, दैट इज 50 and 14, ओके 28। तो 28% का वोट हो रहा है, लेकिन द विनर इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी, मतलब जो विनर था वो इतने का बहुमत लाकर जीता है, राइट, बहुमत से निर्वाचित हुआ, राइट। तो मतलब 28% का मतलब क्या हो गया, इतना वोट उससे ज़्यादा लाया, इससे कितना वोट ज़्यादा लाया, तो 4340, यानी कि 28% की वोट ये हो गई। और हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितने, 100% की वैल्यू पता करनी है मुझे डायरेक्टली। तो 100% के लिए वैल्यू निकालते हैं 4340 डिवाइडेड बाई 28 × 100,
ये करना है आपको, राइट। 28 इंटू 100, अच्छा 7 से काटता हूँ तो 4 टाइम्स, 7 से काटता हूँ तो 6 42 और 2 टाइम्स 14 एंड 0, और 4 से भी काट दो, 4 से भी काट दो तो ये हो जाएगा कितना 155 15500 इज आर टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड 15,500। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है 15500। कुछ नहीं करना था, 64% और 36% का डिफरेंस निकाला, 28 और 28% की वैल्यू ही गिवन थी। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, व्हाट वुड बी द डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस टू अर्न 10% प्रॉफिट। ऐसा सवाल शायद पिछले सेट पे भी था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है कि मार्केट प्राइस जो है ना वो 25% बढ़ा के रख दिया गया, तो 25%, अब सिंपल सी बात करते हैं चलो कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो एमआरपी जो है ना, एमआरपी उसको 25% बढ़ा के रख दिया, मतलब 125 कर दिया, सिंपल 25% बढ़ा के रख दिया। तो कह रहा है व्हाट वुड बी द डिस्काउंट ऑन सेलिंग प्राइस टू अर्न 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट करने के लिए कितना मेरे को प्रॉफिट कितनी करनी है, 10% की प्रॉफिट करनी है। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे मुझे 10% की प्रॉफिट करनी है, मतलब वो आर्टिकल को 110 में बेचेंगे। तो मुझे पूछ रहा है कि भाई डिस्काउंट कितना दिया होगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना डिस्काउंट दिया। तो मैं कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 15 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो 15 रुपये का डिस्काउंट किस पे दिया, 125 पे। तो मुझे वही पता करना है कि 15 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 125। तो इसको 5 से काटता हूँ 3 टाइम्स, 5 से काटता हूँ तो लाइक 2 and 5 25 टाइम्स, राइट। 5 का क्यूब है 125, तो 3/25। तो 3/25 इंटू 100 कर सकते हो, या डायरेक्टली आप आंसर भी बता सकते हो। डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो 1/25 का वैल्यू होता है, सॉरी 1/25 का वैल्यू होता है 4%, राइट। लेकिन 3/25 है तो 3/25 कितना हो जाएगा 12%। या तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे कैंसिल करो, 4 × 3 12%, आपका आंसर ऐसे भी आएगा। बट मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे फ्रैक्शन है तो उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना आपको डायरेक्टली आना चाहिए विदाउट मल्टीप्लाइंग जीरो मल्टीप्लाई करने की जरूरत, 100 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। डायरेक्टली आप 3/25 मिला तो डायरेक्टली आप परसेंटेज बता सकते हैं, दैट इज़ 12%, राइट। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। ईजी था, है ना। उसको 25% बढ़ा कर रखा मतलब 125, और 10% प्रॉफिट में बेचा है मतलब 110 में बेचा है, तो 15 रुपये का जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो 12% का डिस्काउंट हो गया। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 कहता है कि इन अ स्टोर एन आइटम विथ MRP ऑफ ₹28,500, एक स्टोर में एक आर्टिकल है जिसकी MRP 28,500 है, इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 27,645, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन। मतलब एक आर्टिकल है जिसका एक स्टिकर प्राइस MRP रखी गई थी, कितनी रखी गई थी 28,500, लेकिन इसमें कुछ डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट देने के बाद उसको बेच दिया गया कितने में, डिस्काउंटेड प्राइस कितने में आ गई, तो 27,645 रुपये में उसको बेच दिया। तो मुझे ये बताना है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, कितना इसको डिस्काउंट दिया गया है या कितना। तो मैं पहले इसको दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि ये हो जाएगा 355 मतलब 28,000 और 500, 855 का डिफरेंस आ रहा है। आप अगर डिफरेंस निकालोगे, जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है ना, तो मैंने क्या किया कि इसमें 355 और जोड़ेंगे तो 28,000 हो जाएगा, और 500 और जोड़ देंगे तो 355 में 500 और जोड़ दिया तो 855। तो ये कितना परसेंट है 28,500 का, ये आपको बताना है, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज आप हमेशा MRP पे निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो हम लिखते हैं डिस्काउंटेड अमाउंट बाय MRP इंटू 100, तो इस तरीके से डिस्काउंट परसेंटेज निकलती है। तो मैं कह रहा कि 855 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 28,500, और इसको मैं
100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अच्छा 285 राइट, तो 285 को अगर मैं देखूँ तो ये 3, अच्छा 3 टाइम्स देखो कितना होगा, 3 का टाइम्स हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 15, 84 मतलब 840 और 15, 3 टाइम्स कट रहा है, ये 3 टाइम्स कट रहा है। मैं कह रहा कि 285 था ना, तो इसका मैंने 3 टाइम्स किया, 28 का 3 टाइम्स किया तो 840 हो गया, और इसका भी 3 टाइम्स करेंगे तो वो 15 हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स में वो कट रहा है। तो 3 टाइम्स में कट रहा है, तो डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट दिया 3% का। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। ऐसे इजी क्वेश्चंस आपको आते हैं जीडी में जी, आप फटाफट कर सकते हो, फटाफट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं डायरेक्टली, देखो क्या कहता है। कह रहा है कि शशि बाइज एंड ओल्ड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹12,000, ओल्ड रेफ्रिजरेटर विथ ₹12,000 एंड स्पेंड ₹1,000 ऑन इट्स रिपेयर। 12,000 में खरीदा और 1,000 रुपया और खर्च कर दिया उसको रिपेयरिंग में, तो कितने का हो गया, 13,000 रुपये का हो गया। तो शशि के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 13,000 रुपये, ठीक है। एंड ही सेल्स रेफ्रिजरेटर एट 15,000, अब सेलिंग प्राइस भी दे रखा है कि 15,000 में वो बेच दे रहा है। तो बताओ भाई प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट मुझे दिख रहा है कितना, 2,000 रुपये की प्रॉफिट दिख रही है। तो फाइंड हिज गेन परसेंटेज, परसेंटेज बताओ कि कितने परसेंट की प्रॉफिट हो रही है। तो मैं कह रहा कि प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे अभी डिस्काउंट परसेंटेज की बात करी, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब प्रॉफिट बाई सीपी करना होता है हमें, है ना। तो मैं कह रहा कि 2,000 और 13,000, तो 2,000 और 13,000 में 3 जीरो को उड़ा दिया मैंने, 2/13। अब 2/13, तो देखो 1/13 कितना होता है, ये आपको क्लियर अगर याद होगा तो ये होता है 7 होल 9/13 होता है, ये 1/13 का वैल्यू होता है। तो 2/13 का क्या होगा, तो इसी का दुगना हो जाएगा, इसी का दुगना मतलब 14 और 18, तो 15 5/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये आपको परसेंटेज का मैंने वीडियो प्लेलिस्ट अलग से बनाया हुआ है, उसका फर्स्ट लेक्चर जब देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। परसेंटेज का प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो, यानी कि जो प्लेलिस्ट में पहली वीडियो है परसेंटेज लेक्चर की, उसमें आपको ये बातें पता चल जाएगी कि किस तरीके से डायरेक्टली विदाउट मल्टीप्लाइंग 100, बिना 100 मल्टीप्लाई किए हम कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको करना क्या होता है कि 1/13 की वैल्यू याद रखनी होती है। 1/13 की वैल्यू अगर याद है तो 2/13 को क्या करना है, इसी को डबल कर देना है। तो डबल जब करूँगा तो 7 का डबल 14 और 9 का डबल हो जाता है 18 और 18/13, तो 18/13 को भी और भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 होल 5/13, तो ये एक होल नंबर और मिल गया। तो 14 + 1 हो जाता है 15, 5/13। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को भी हमने डील कर लिया, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द सम ऑफ ₹P वॉज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ ₹35,280। एक ₹P प्रिंसिपल लिया और 2 EMI में पे कर रहा है, और हर EMI की वैल्यू 2 EMI में पे कर रहा है, और एक EMI की वैल्यू है 35,280, यहाँ पे लिखा गया है। If the rate of interest was 5% per annum and the interest is compounded annually, then find the value of P। प्रिंसिपल निकालनी है। मैं कह रहा कि इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है, प्रिंसिपल P दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है 5% और टाइम दिया हुआ है कितना, 2 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो टाइम 2 ईयर हम कहते हैं कि 2 ईयर दिया है। तो देखो जब भी अब 32,280 जो है वो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, आपको प्रिंसिपल P की वैल्यू बतानी है। तो मैं कह रहा 5% का मतलब कितना होता है, तो 5% का मतलब होता है 5/100, दैट इज़ 1/20। तो ये बात जब आप कैलकुलेट कर लेते हो कि 1/20 है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई प्रिंसिपल अगर P है, अमाउंट अगर A है, तो प्रिंसिपल होगी 20 और उसमें 5% का लगेगा रेट, तो ये बनेगा 21। 20 में ये 1 ऐड हो जाएगा,
20 में ये 1 ऐड कर देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। ये पहले साल का है, लेकिन 2 बार दे रहा है ना, 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट कह रहा है, 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट बोल रहा है। तो दूसरी साल के लिए क्या करोगे, तो 20 p का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। इस तरीके से ये वैल्यू पे कर रहा है। अब देखो, अब इंस्टॉलमेंट तो इक्वल है, तो इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो अमाउंट पहले साल का और दूसरे साल का है दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो 21 को 441 बनाना है तो इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी करो। तो ये 441 बन गया, ये कितना बन गया 420, और दूसरे साल का है 400, ठीक है। 420 प्लस 400 टोटल ये बन रहा है कितना 820, करेक्ट करेक्ट। और 441, ये भी 441 है और ये भी 441 है, तो 2 EMI इस तरीके से वो पे कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि 441 की वैल्यू, एक EMI की वैल्यू गिवन है, एक EMI की वैल्यू गिवन है 35,280 रुपये, और इसका मतलब ये है 441 यूनिट। आपको P की वैल्यू निकालनी है ना, तो P की वैल्यू निकालनी है तो 820 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो मैं लिखूँगा 35280 डिवाइडेड बाई 441 इंटू 820, ये करना है आपको। 441 400 का कितना बार ले जाऊँ तो 3200 के पास पहुँच जाएगा या 32,000 के पास पहुँच जाएगा, 8 बार, इसकी 8 बार, तो कितना हो जाएगा 32,000 हो जाएगा, ठीक है। इसका 8 बार करूँगा तो कितना हो जाएगा 32,000, और इसका 8 बार करूँगा तो कितना होगा, तो 8 टाइम्स इसका भी करते तो 320, और 320 प्लस 8, यार ये 8 टाइम्स पूरा कट रहा है। देखो आप देख लो 441 इंटू 8 करके देख लो, 8 32 कैरी 3 32 एंड 3 इज 35, हाँ 8 टाइम्स कट रहा है। तो मेरा 8 इंटू 820, यहाँ पे 0 एक ऑलरेडी है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 80 इंटू 820, तो ये हो जाएगा 8 2 टाइम्स इज 16 कैरी 1 65 एंड 00 65600 65 65,600 65,600 मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है सॉल्व इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर समझ में आया कि किस तरीके से किया। ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर है उससे बिलोंग कर रहा है, और इस तरीके से EMI वाले, मैंने EMI इक्वल है तो इसको 21 से मल्टीप्लाई किया, और इसको भी करूँगा, जब इसको कर रहा हूँ तो इसको भी करूँगा, ठीक है। तो जो इसको कर रहा हूँ तो इसको भी करूँगा, तो इसलिए ये बन जा रहा था, ये बन जा रहा है 420 प्लस 400 दैट इज़ 400 दैट इज़ 820 इज़ माई P, और 441 जो है वो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। तो यही वैल्यू गिवन थी हमें, हमने 820 की वैल्यू निकाल दी, तो 65,600 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर कहता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 464। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 464। टाइम दिया है 2 साल, टाइम है 2 ईयर, रेट है 10% पर एनम। तो मुझे फाइंड द सम इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू आपको बतानी है। प्रिंसिपल की वैल्यू ही आपको हर बार, मतलब पिछले सवाल में भी पूछा था, इस सवाल में भी आपको प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं कह रहा कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इज गिवन है। अच्छा, तो कंपाउंड सिंपल 2 साल की बातें कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि भाई पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर कितना होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि 10% और 10%, 2 साल का हो जाएगा 20%, 20% ऑफ प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर इज इक्वल टू 20% ऑफ प्रिंसिपल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर कितना होगा, रेट कितना है, रेट है 10%,
तो आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 वाली बात जान रहे होंगे, सक्सेसिव इंक्रीमेंट। तो 10% है तो कितना आएगा, 10 प्लस 10 20, 10 इंटू 10 बाई 100 दैट इज़ 1। तो मैं लिखूँगा 21% ऑफ प्रिंसिपल आएगा। ये दो चीज़ें निकल के आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आएगा 20% और कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 21%। तो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है 1% का, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है 1% का, राइट। तो 1% का डिफरेंस है, तो यही वैल्यू गिवन है कि कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस 1% है, तो दिस इज इक्वल टू 1%। तो मेरे को प्रिंसिपल निकालनी है, तो प्रिंसिपल बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 100% होता है। तो 1% इतना है, तो 100% कितना होगा। तो इसी में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 46400, 46,800 इज़ द प्रिंसिपल ऑफ 46,400 है ऑप्शन में, 46,400 ऑप्शन बी हमारा आंसर। सबको समझ आया होगा कि मैंने सिंपल तरीके से, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि सिंपल होता है 10% करके लगेगा पर साल, तो 2 साल में 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के लिए 2 साल के लिए इस चीज़ को याद रखें, या फिर डायरेक्टली आप मेंटली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 10% होता है तो 21 आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर 36, 48 एंड 90। फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, जैसे कि 36:48 एंड इस तरीके से है, ठीक है, 90:x। मतलब मैं इसको एक एक्सप्लेन भी करता हूँ, A:B और लिखा गया है C:D, और लिखा गया है C:D। तो A:B C:D। तो मैं कह रहा कि कैसे क्या होगा, तो मैं इसको अगर इक्वेट करूँ तो A/B और C/D होता है। इसी तरीके से इसको रख दो, उसी तरीके से रख दो, 36/48 इज इक्वल टू 90/x, और जो कैंसिल होगा काट दो। तो मैं कह रहा कि 12 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में सब कट रहा है, तो काट दो। 12 4 टाइम्स, 12 3 टाइम्स, और 3 से इसको काटा तो 30 इंटू 4, तो x का वैल्यू 120 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसा सवाल अगर आ गया तो चुटकियों में करना है, बस आपको प्रोसेस ये डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखेंगे कि दिस बाई दिस एंड दिस बाई एक्स, सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम। 11 कहता है कि सुमन बाई 40 kg ऑफ wheat एट 12.5 kg per kg and 30 kg of wheat at 14 rupees per kg. What is the rate per kg should he sell the mixture to gain 5% on the whole? कितने रेट में उसको मिक्सचर को, दोनों को मिला रहा है। एक तो कह रहा है कि 40 किलो का एक आर्टिकल है जिसकी रेट दी गई है 12.5। दूसरा कह रहा है कि एक 30 किलो का आर्टिकल है, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो रेट उसका है 14। अच्छा, जो वजन दी गई है 40 kg 30 kg, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 4:3। तो मैं लिख रहा कि इसका 4 है, इसका 3 है, तो भाई मीन वैल्यू क्या होगा बताओ, मीन वैल्यू क्या होगी बताओ। तो मैं कह रहा कि 14 में क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, 14 में क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो ये आ जाएगी 4 आ जाएगी, या 4/3 4 आएगी, और इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट, 10 में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मतलब इसको अगर x रख दो तो भी सॉल्व किया जा सकता है ना। तो यानी कि ये जो पता चलेगा, ये कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं x लेके सॉल्व कर सकते हो, विदाउट x भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि मैं टोटल 70 kg का आर्टिकल है ना, तो मैं 1 किलो का एवरेज निकाल लूँ क्या, 12.5 एंड 14, तो हो जाता है कितना 26.5। 26.5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक देखो ऐसे करो कि 12.5 वाला 1 किलो लिया मैंने, और 14 रुपये वाला भी 1 किलो लिया मैंने। दोनों को जब ऐड करता हूँ तो कितना होता है,
तो 26 26.5 रुपये का हो गया, 2 किलो का आर्टिकल हो गया, तो 2 से डिवाइड कर दे इसको, तो 1 किलो की प्राइस पता चलेगी मिक्सचर का, तो 13.25 13.25, तो 13.25 आ गया। तो मैं x की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 1325 रखता हूँ। अब 1325 अगर x की वैल्यू को रखता हूँ तो देखो तो 4:3 रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, ये जो रेशियो लिखा है वो आएगा या नहीं आएगा चेक कर लो एक बार। तो मैं कह रहा 14 में से ये सब्सट्रैक्ट करूँगा तो 0.75, 14 में से ये सब्सट्रैक्ट करा यानी कि x की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करा तो ये आया, और 13.25 से ये अगर सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो 0.75 वापस आ गया ना। हाँ जी, 1:1, क्वांटिटी 1:1 है तो आएगा ऐसे, राइट, लेकिन ये 40 किलो है। अच्छा, इसके लिए ऐसे इक्वेशन बना दें, 12.5 × 4 प्लस 14 × 3, तो एवरेज एक वैल्यू मिलेगी, तो 12.5 4 बार हो जाएगा कितना, हाँ 50 प्लस 14 3 टाइम्स इज 42 यानी कि 92 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो तो कितना आएगा, मैंने अप्रोच गलत कर दिया इस सवाल का शायद, है ना। मैं दोबारा से सॉल्व करता हूँ उसको, समझो, उसको दोबारा से करता हूँ। सिंपल सा सवाल है, कुछ है नहीं, बस कुछ और दिमाग में आ गया था, कहीं और भटक गया था। मैं कह रहा 12.5 किलो वाला, 12.5 रुपीज़ वाला 40 किलो है, ठीक है, प्लस 14 रुपये वाला 30 किलो है। जब दोनों को जोड़ूंगा तो 70 किलो का मिक्सचर बनेगा, 40 और 30 70 किलो का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो वो जो प्राइस होगी वो कितने की होगी, तो वो जो प्राइस होगी x ले लिया मैंने, चलो कर लेते हैं। तो 12.5 4 बार कितना हो गया 50, और पॉइंट्स 50 और 0 500 प्लस 14 3 420, और 70 से इसको डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो यह हो जाएगा कितना 920। यही तो आई थी अभी जो किया था वही आया था, यानी कि x की वैल्यू आ रही है 92.7, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ रही है, ये दो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ रहा है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस आ रहा है तो उसमें 5% की प्रॉफिट भी करनी है, तो मैं कह रहा 92/7 को 5% की प्रॉफिट करनी है तो 105, और इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं फिर 5 से काट दूँ क्या इसको, 7 से, 1 and 5 15, 15 2 टाइम्स इज 30, कैरी 3, 15 135 प्लस 3 138, 138 लिख दूँ और पॉइंट लगा दूँ 2 डिजिट के बाद, तो 13.8 आ रही है। इसको इस तरीके से भी करें तो यहाँ पे 4:3 का रेशियो था। जैसे कि मैंने पहली बार में जब लिखा था तो 12.5 और 14 लिखा था, यहाँ पे मैंने x लिखा था और यहाँ पे मैंने 4 और 3 लिखा था। तो मैं कह रहा कि 14 माइनस एक्स बाई x माइनस 12.5 इज इक्वल टू 4/3। ऐसे भी सॉल्व करोगे तो एक कॉस्ट प्राइस यही आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। ऐसे भी सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है। हमने इक्वेशन बना दिया, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अप्रोच सही था, बट यू नो यही डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होनी चाहिए। मतलब एग्ज़ाम में बैठ के अगर कभी ऐसा हो जाता है ना, तो हो कि कहीं कुछ और दिमाग में आ गया, यार ये पेपर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ऐसे वैसे सोचने लग गए एग्ज़ाम में बैठ के, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो वैसे नहीं होना है, मतलब अपने डिस्ट्रैक्शन को मतलब ब्लेम मत करो, डोंट ब्लेम योर डिस्ट्रैक्शन, इंक्रीज योर फोकस। तो फोकस कैसे बढ़ेगी, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट, लाइक सुबह सुबह मेडिटेशन करो या फिर एक्सरसाइज करो, ये सारी चीज़ें हेल्प करती है ताकि दिमाग में कुछ और ना आए, जो कर रहा हो वही चलता रहे, राइट। आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर
द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 2:3। 60 लीटर का एक मिक्सचर है और कह रहा है कि मिल्क और वाटर कितना है, तो मैं कह रहा मिल्क और वाटर 2:3, तो टोटल कितना हो गया 5। 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 12, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर, यानी कि 24 लीटर मिल्क और 36 लीटर वाटर है। तो कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2। देखो क्या बोला, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज टू बी एडेड, मस्ट बी एडेड। हमें ऐड क्या करना है ये बताओ, हमें ऐड करना है वाटर। तो कह रहा है कितना वाटर मैं इसमें ऐड कर दूं तो रेशियो 1:2 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि हमें ऐड तो वाटर करना है ना, हमें मिल्क तो ऐड नहीं करना। तो मिल्क जितना था वो उतना ही रह जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू अगर 24 होगी तो 2 की वैल्यू क्या होगी 48 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 36 है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो मैं कह रहा हूँ 12 लीटर और ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज़ योर आंसर कि 12 लीटर और ऐड कर दीजिए ताकि रेशियो 1:2 बन जाए। समझ में आया है ना, क्योंकि मेरे को मिल्क तो ऐड नहीं करना है, मिल्क 24 था तो मिल्क यहाँ पे भी 24 रह जाएगा, तो 2 का मतलब 48, तो 36 तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो 12 लीटर और ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, एलिगेशन मिक्सचर का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 कहता था एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 15। एवरेज की बात कर रहा है, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर, राइट, ये आपको बात पता होगा। तो कह रहा है कि 9 अलग अलग नंबर है जिसकी एवरेज 15 है, तो 9 अलग अलग नंबर है, तो 9 नंबर है उनकी एवरेज 15 है, तो 9 नंबर इनटू एवरेज जब करता हूँ मैं तो सम पता चलता है, तो वो सम इतना सारा है 9 × 15 दैट इज़ 135। और फिर कहता है कि इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 13, ये पूरे सेट का था। पहला जो था कि 15 जो एवरेज था वो पूरे सेट का था। अब इसी में से 5, जैसे कि मैं ABCDEFGHI 9 नंबर हो गए, तो कह रहा है कि पूरे की एवरेज है 15, पूरे की एवरेज 15 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा सम पता चल जाएगा। अब कह रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मतलब ABCDE, इसका एवरेज कह रहा है कि 13 है, तो मैं कह रहा कि 13 अगर एवरेज है, अब 5 नंबर है, तो सम कितना होगा 13 × 5, सम कितना होगा 13 × 5। एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर इज 17। लास्ट 5 नंबर मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब E इधर भी आ रहा है E और इधर भी आ रहा है E, तो इनकी एवरेज बता रही जाएगी 17। तो ये भी 5 नंबर है, तो ये भी 17 × 5 आएगा सम। तो मैं कह रहा कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ई जो है ना 2 बार काउंट हुआ है और यहाँ पे सब कुछ एक ही बार काउंट हुआ है, तो ये 135 होता है। 135 से जितना एक्स्ट्रा आएगा वही वाला हमारा 5th नंबर। हमें पूछ रहा है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5th नंबर, यानी ई की वैल्यू पूछ रहा है। तो जो ये कितना आएगा 65 और 17 5 या 85, तो 80 60 140 150 150 आया ये दोनों को, फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 को 150 आया। टोटल एक्चुअल में कितना आना चाहिए था 135, तो 15 ई की वैल्यू जो है वो 15 है, तो हमें 15 को टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। मतलब एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर का ही यूज़ करेंगे अगर बार बार, तो मैं यही कह रहा हूँ कि क्या होगा कि 13 × 15 प्लस 17 × 5 इस तरीके से बढ़ जाएगा। 15 बढ़ जा रहा है, 150 हो जा रहा है, तो 150 में से 135 को माइनस कर देंगे तो 15 हमारा रिजल्ट आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर। फर्स्ट 6 इवन नंबर, भाई फर्स्ट 6 इवन नंबर क्या है 2 4 6 8 10 12, पहला 6। तो बोल रहा है कि उसकी एवरेज क्या है, तो मैं कह रहा कि स्टार्टिंग के 3 में उसमें 1 जोड़ दो, यानी कि 7 आंसर हो जाएगा। या तो आखिरी के 3 में इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, या तो फिर कह सकते हो कि 2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 + 12 फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो 7 आ जाएगा।
इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, किसी भी अप्रोच में कर सकते हैं आप, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 30 men कैन कट 50 ट्रीज इन 10 hours। 30 men 50 ट्री को 10 घंटे में काट देते हैं। कहता है कि इफ 10 men लीव द जॉब देन इन हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 15 hours। अगर 10 लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, पहले तो कह रहा है कि चलो ये बात लगा देंगे, M1 D1 T1 E1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 W2, ऐसे लगा देंगे। तो मैं कह रहा कि 30 men 10 घंटे काम करते हैं तो 50 ट्री काटते हैं। 50 ट्री जो है वो W है, यानी कि वर्क है। तो मेरे को कह रहा है कि 10 लोग अगर छोड़ के चले जाए तो 20 लोग ही रह जाएंगे। 15 घंटे काम करेंगे तो कितने ट्री काटेंगे, हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट, तो कितने ट्री काटेंगे, तो W2 ही पता करना है आपको। तो 10 लोग, 30 में से 10 लोग चले गए, 20 हो गए, ये हो जाता है 300। 15 2 टाइम्स इज 300, ये टोटल कट गया, x की वैल्यू आ गई 50। 50 ट्री काटेंगे, काम बराबर ही होगा। यहाँ भी 50 ट्री हो रही थी, यहाँ भी 50 ट्री होगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को डील किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। 16 कहता है कि कपिल एंड प्रकाश टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। कपिल और प्रकाश, मैं लिखता हूँ, कपिल एंड प्रकाश दोनों मिलके 45 डेज में काम को कर देते हैं। प्रकाश एंड पीहू, प्रकाश मतलब P और पीहू मतलब PI, ठीक है। टुगेदर कैन डू द वर्क इन 60 डेज, दोनों मिलके 60 दिनों में कर देंगे। फिर बोलता है कपिल एंड पीहू, K फॉर कपिल PI फॉर पीहू, कैन टुगेदर डू द वर्क इन 60 डेज। तो फिर मुझे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज कपिल प्रकाश पीहू फिनिशेस टुगेदर, तीनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा। आपको पूछ रहा है तीनों मिलके जब काम करेगा तो कितने दिन में काम हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो मैं कह रहा कि तीनों मिलके अगर काम करेगा तो इसका एलसीएम निकाल लो पहले भाई। एलसीएम जब हम निकालते हैं तो कह रहा है कि 60 180 हो सकता है, हाँ 180 हो सकता है, तो हम 180 लिख लेते हैं। 60 का मल्टीपल 180 है, 45 का भाई, 45 के टेबल में कितनी बार में, तो 4 बार में, ये 3 और ये 3, एफिशिएंसी आ गई। तो मुझे पूछ रहा है कि जब तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो जब अगर मैं इन सबको ऐड करूँ ना तो 2 कपिल मिलेंगे, 2 प्रकाश मिलेंगे, 2 पीहू मिलेंगे। तो मैं लिख रहा 2K प्लस P प्लस पीहू। जब ये सब मिलके काम करते हैं तो यहाँ पे काम कितना रहा है, 3 3 एंड 4, तो टोटल यूनिट काम हो रही है 10। 2 कपिल 2 पीहू और 2 प्रकाश मिलके काम करेंगे तो 10 यूनिट का काम होगा। लेकिन मेरे को इंडिविजुअली कराना है, 2 लोग नहीं होंगे, मतलब तीनों मिलेंगे लेकिन 1 इंटू 2 नहीं होगा। तो 2 से इसको डिवाइड कर दे तो एक दिन में ये 5 यूनिट काम करेंगे। अब एक दिन में ये 5 यूनिट, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दिया इससे, ठीक है, तो 5 यूनिट काम होगा। तो 180 यूनिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो मैं कह रहा कि 180 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। दिस इज लाइक 3 एंड 15 6 36 दिनों में काम को ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा आंसर। दिस वॉज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मुनाफ एंड सूर्या स्टार्ट साइमल्टेनियसली एट सेम पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक एंड रन अलोंग द ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में रन करते हैं, मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है और मान लीजिए कि यहाँ से मुनाफ एंड सूर्या सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करता है। द पॉइंट ऑन द ट्रैक एट विच दे मीट फॉर 31st टाइम is the same as the at which they meet for 43rd times। बोल रहा है कि एक पॉइंट है, द पॉइंट ऑन विच
जब दौड़ना शुरू किया तो कहीं कहीं बीच बीच में दोनों की स्पीड एक नहीं है, अलग अलग स्पीड है। तो बोल रहा है कहीं कहीं ये पॉइंट पे मिलते हैं, सपोज दैट। तो कह रहा है कि कहीं कहीं पॉइंट में मिलते हैं, तो कह रहा है कि जहाँ पे वो 31st टाइम, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहाँ पे 31st टाइम मिले, दौड़ रहे तो एक बार यहाँ मिले, एक यहाँ मिले, एक बार यहाँ मिले, ऐसे करके तो 31वां बार 31 टाइम जब मिले वो सेम था, वो पॉइंट सेम ही था जब वो 43rd टाइम भी मिले। मतलब इसी पॉइंट पे फिर से 43rd टाइम मिला वो लोग, इसी पॉइंट में दौड़े जा रहा है, सर्कल में दौड़े जा रहा है। तो एक पॉइंट आया जहाँ पे 31, एक पॉइंट है जहाँ पे 31st टाइम मिले, 31 बार मिले, ठीक है। उससे पहले कहीं और मिले होंगे, पहले यहाँ मिले होंगे, दूसरा यहाँ मिला होंगे, चौथा यहाँ मिला होगा, ऐसे करके करते करते एक पॉइंट मैंने पकड़ लिया कि इस पॉइंट में 31st टाइम मिले, और इसी पॉइंट फिर दौड़ रहे फिर इसी पॉइंट में 43rd टाइम में फिर से मिल गया, ठीक है। तो कहता है इफ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड ऑफ द फास्टर बॉय टू दैट ऑफ द स्लोअर वन इज n:1। स्पीड का रेशियो गिवन है कि फास्टर वन और स्लोअर वन का स्पीड का रेशियो है n:1, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। n की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पॉसिबल नहीं होगी। और दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके पिछले सेट में भी दिखा होगा। वहाँ पे कह रहा था कि सर्कुलर ट्रैक था, एक इधर दौड़ रहा 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 था। तो दोनों की स्पीड हमने ली थी, स्पीड 1 स्पीड 2, और स्पीड 1 इस टू स्पीड 2 जो भी आया था आपस में मैंने क्या किया था, सब्सट्रैक्ट कर दिया था। आपस में जो भी रेशियो आई स्पीड की उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया था, तो मेरे को वो डायरेक्टली आंसर मिला था कि इतनी बार मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 31st टाइम मिले, फिर 43rd टाइम मिले, यानी कि इनके बीच में और कहीं 12 बार मिले होंगे, राइट। इसी के बीच में 31 और 43 के बीच में 12 का गैप है, तो इसके बीच में कहीं और 12 बार मिले होंगे, हाँ जी। तो 12 टाइम्स और मिले होंगे, तो मेरे को 12 टाइम्स मिले हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि सेम डायरेक्शन में जोड़ रहे हैं, 12 बार मिले 31 और 43 के बीच में। तो मेरे को ऐसा नंबर यहाँ पे देखना है जो बोल रहा है कि ऐसा नंबर यहाँ पे n की पॉसिबल वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 12 का फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि 31 और 43 के बीच में 12 बार और मिले थे। तो ऐसा नंबर देखना है कि जो 12 का फैक्टर हो, राइट। तो अगर मैं ऑप्शन से जाऊं कि n की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो अगर n की वैल्यू को 6 रखूं, n की वैल्यू को 6 रखूं, और देखो एक बात और कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन वाली बात बताई मैंने कि अपोजिट डायरेक्शन में जब दौड़ते हैं तो दोनों का रेशियो को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं ना, तो सेम डायरेक्शन में दोनों का रेशियो जो है ना वो ऐड हो जाएगा, दोनों का रेशियो ऐड हो जाता है। और ऐड होने के बाद वो 12 का फैक्टर होना चाहिए, ये देखना, ऐड होने के बाद 12 का फैक्टर होना चाहिए। आप इस बात को समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो आप स्पीड का रेशियो निकाल के सब्सट्रैक्ट कर दो। अपोजिट डायरेक्शन जब होगा तो स्पीड का रेशियो निकालो और जो भी रेशियो आएगा उसको आपस में सब्सट्रैक्ट कर दो, तो इतनी बार वो मिले होंगे। लेकिन जब सेम डायरेक्शन होता है, जब सेम डायरेक्शन होता है तो आप क्या करो कि स्पीड का रेशियो तब भी निकालो और दोनों को ऐड कर दो, तो क्या होगा, ये क्या होगा कि उतनी बार मिला है। तो मैं कह रहा कि यहाँ पे 31st के बाद 43 टाइम तक मिल रहे हैं, यानी कि 12 बार बीच में मिले हैं, तो दोनों का सम ही तो होगा ना। तो दोनों का सम ही होगा, तो मैं कहता हूँ कि रेशियो है, स्पीड की रेशियो है, लोएस्ट टर्म में रखा गया है। तो मैं कह रहा कि ऐसी वैल्यू देखो कि दोनों को ऐड करने के बाद 12 का फैक्टर निकल के आए। तो मैं अगर एक n की वैल्यू को 6 रख दूं तो क्या होगा, 6 और ये होगा 1, तो 6 + 1 7, तो 12 का फैक्टर नहीं है, 12 का फैक्टर नहीं है। तो मुझे वही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो मैं 6 को टिक कर सकता हूँ क्योंकि 6 12 का फैक्टर नहीं है। बाकी को रख के देखो, 5 को भी रख के देख लो। तो मैं कह रहा 5 + 1, 5 + 1 होता है 6 होता है, तो 6 तो 12 का फैक्टर है। तो ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकती है,
5 हो सकती है। वैसे 3 को रख के देखो तो 3 - 1 2 है ना, 3 नहीं 3 + 1 करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। 3 + 1 इज़ 4 तो 3 + 1 4 है, तो 4 तो 12 का फैक्टर है, तो ये भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। और 4 को रख के देखो तो 4 + 1 4 + 1 मैंने ना आपको उल्टा ही बता दिया, पता है आपको। ये जो अपोजिट डायरेक्शन का सब्सट्रैक्शन वाली बात बताई ना, यहाँ पे एडिशन होता है और सेम डायरेक्शन में सब्सट्रैक्शन होता है। हाँ, मैंने आपको उल्टा बता दिया, माफ़ कीजिएगा मेरे को, क्योंकि चलो मैं इतना सारा बताने के बाद गलत हो गया यार। मैं कह रहा हूँ कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का रेशियो निकाल कर उनको आपस में ऐड कर देना होता है। जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से हमें ये पता चलता है कि वो आपस में कितनी बार मिले हैं। और सेम डायरेक्शन में क्या करना होता है कि स्पीड का रेशियो निकालो और आपस में सब्सट्रैक्ट कर दो, S1 - S2, तो उससे ये पता चलेगा कि वो आपस में कितनी बार मिले हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो 12, 31 और 43 के बाद बीच में 12 टाइम्स मिले हैं, तो मेरे को n की वैल्यू रखनी है, n की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखनी है कि दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, n - 1 जब करेंगे तो 12 का फैक्टर होना चाहिए, 12 का फैक्टर होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि n की वैल्यू को अगर हम 6 रख दें, चलो n की वैल्यू को अगर हम पहली ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6 रख दें, तो 6 - 1 कितना आ रहा है 5, तो 12 का फैक्टर नहीं है, तो ये नहीं, ये n की वैल्यू नहीं हो सकती है। अच्छा 5 रख के चेक करते हैं, तो 5 - 1 4 आ रहा है, तो ये 12 का फैक्टर है, तो ये वैल्यू हो सकती है। 3 रखते हैं तो 3 - 1 2 आता है, तो 2 12 का फैक्टर है, तो ये भी वैल्यू हो सकती है। 4 - 1 तो ये 3 आ रहा है, तो 3 12 का फैक्टर है, तो ये भी वैल्यू हो सकती है। तो कौन सी नहीं हो सकती है, हमें बोल रहा है कौन सी नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा मैंने गलत बताया था स्टार्टिंग में, मैं इसको ठीक किया हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि अपोजिट डायरेक्शन जब होगा ना भाई, अपोजिट डायरेक्शन जब होगा ना, तो हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे, स्पीड 1:2 स्पीड 2, और स्पीड का रेशियो निकालने के बाद आपस में उन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे रेशियो निकाल कर, तो ये जो नंबर आएगा ना, ये उतनी बार मिला होगा, उस सर्कुलर ट्रैक में उतनी बार मिला होगा। वही अगर सेम डायरेक्शन की जब बात आती है ना, सेम डायरेक्शन की जब बात आती है, तो मैं कह रहा कि वापस से वही करना है, स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो निकालना है और आपस में दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू मतलब पता चलेगा कि कितनी बार मिल रहा है। तो मिल रहा था कितनी बार 12 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी मैंने ऑप्शन से चेक कर लिया। ठीक है, माफ़ कीजिएगा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले लिया इसके लिए, हाँ गलत बता दिया मैंने, बाद में ठीक किया मैंने, ऐसा नहीं कि गलत ही रहने दिया, ध्यान रखिएगा इस बात। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, कहता है कि अ पर्सन कैन रो 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर्स, 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ करंट। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का है, तो कह रहा है डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ मैं, डाउन स्ट्रीम जाता हूँ 88 किलोमीटर, तो 11 घंटा टाइम लगता है, 11 आवर्स टाइम लगता है। और वही अप स्ट्रीम जाता हूँ, मतलब अप स्ट्रीम जब जाता हूँ मैं 72 किलोमीटर, ठीक है, तो मेरे को 12 घंटा टाइम लगता है, टाइम लगता है 12 घंटे। तो बताओ मेरे को अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में क्या चीज़ें होती है। आपको ये बात पता होगा कि जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं ना, तो वाटर की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है, लेकिन जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो मैं दोनों में स्पीड निकालता हूँ, हाँ एक डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालूंगा, एक अपस्ट्रीम स्पीड निकालूंगा। तो मेरे को डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस बाय टाइम जब करते हो तो आपको स्पीड निकल के आती है। तो मैं एक डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दोनों निकालूंगा। तो मैं कह रहा 88/11, 88/11, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई कितनी
8 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ डाउन स्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम की बात करें तो 72/12 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई अपस्ट्रीम स्पीड। अब हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ करंट। करंट मतलब पानी की धारा की कितनी स्पीड है ये बतानी है। तो क्या करते हैं, जब पानी की धारा की स्पीड यानी कि वाटर की स्पीड जब निकालनी होती है तो मैं कहता हूँ कि d - u डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो d की वैल्यू है 8 और 6, 8 और 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2/2 करेंगे तो धारा की यानी कि स्पीड ऑफ करंट विल बी 1 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछता कि बोट की स्पीड क्या होगी तो आप करते d + u डिवाइडेड बाई 2, 8 + 6 दैट इज़ 14, 14/2 करता तो 7 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ना, मैंने बोला था ना कि डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड होते हैं, तो 7 + 8 कितना, 7 + 1 8 हो जाएगा, तो 8 ही तो आया था। और अपस्ट्रीम में दोनों सब्सट्रैक्ट होते तो 7 - 1, 7 - 1 तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये पता चल रहा था। 18 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 5632 मीटर क्यूबिक मीटर। सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंडर है, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल टैंक की कह रहा है कि कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है, तो πr²h, ये दिया हुआ है 5632। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 8 मीटर, डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस कितना होगा, तो मैं कह रहा कि r की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, है ना। ठीक है। तो व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द सिलेंडर, मतलब h की वैल्यू आपको पूछ रहा है, यानी कि h की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं लिख देता पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 4 × 4 और h का मतलब h ही लिख देता हूँ, और ये है 5632। तो h निकालना है आपको, h की वैल्यू निकालनी है आपको। तो कैलकुलेट करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि 22 से 44 आ गया 2 बार, 44 से 143 है ये, तो 143 है तो कितना आएगा, 22 5 टाइम्स इज़ 110, 132, 6 टाइम्स 132 कटेगी, तो बचा 112। कट रहा है ये पूरा नंबर की नहीं कट रहा, देखो तो। अच्छा पहले 11 से काट लेते हैं, चलो 22 से काट सकते थे हम डायरेक्टली। 22 का टेबल 2 टाइम्स होता है 44, बचा 1 2 3, 1 2 3 बच गया, तो 5 बार में 110, 132 हो गया 6 बार में, हाँ कट जा रहा है 256। 256 मतलब 16, 256 मतलब 16 का स्क्वायर, राइट। और 4 × 4 मतलब 16, तो ये 16 हो जाएगा। और h की वैल्यू हो जाएगी 16 × 7, 16 × 7 हो जाएगा 112, 6 7 20, 2 112 मतलब ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन था ये। मतलब ऐसे वैसे क्वेश्चन में तो आपको खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस आप वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। कह रहे हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऐसे करके है। तो कह रहा है लेंथ इज़ 3 टाइम्स, लेंथ मतलब मैं लिख रहा हूँ L और B, तो ये 3 गुना है इसका। अगर ये 3x है तो ये x है। तो फिर कहता है इफ़ द लेंथ इज़ डिक्रीज बाई 7 एंड द ब्रेथ इज़ इंक्रीज बाई 7, अब लेंथ को यानी कि ये 3x था, ये x था, तो कह रहा है कि लेंथ को हम डिक्रीज़ कर देंगे 7 से, यानी कि 3x - 7 कर देंगे। और फिर कह रहा है कि ब्रेथ को अगर 7 से इंक्रीज़ कर दें यानी कि x + 7 कर दें, तो एरिया इज़ इंक्रीज्ड बाई 21 सेंटीमीटर। एरिया जो है वो 21 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है, सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाती है। तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल इज़ कितना, पहली रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, यानी कि 3x की वैल्यू पता करनी है। तो मैं कहता हूँ कि पहले की एरिया कितनी थी, एरिया कैसे निकलती है इसकी, एरिया निकलती है L × B। तो इनिशियल फर्स्ट वाले का एरिया कितना था, तो मैं कह रहा कि 3x और x, 3x × x है ना,
यानी कि 3x इंटू एक्स मतलब 3x²। और सेकेंड वाली की एरिया की बात करें तो सेकेंड वाले का एरिया है 3x माइनस 7x प्लस 7, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 7 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 7, ये आपका आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में एरिया में कहता है कि 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये बड़ी है, ये जो वैल्यू है ये बड़ी है। तो मैं कह रहा कि सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को सब्सट्रैक्ट अगर कर दूं तो 21 सेंटीमीटर का वैल्यू आएगा क्या, क्योंकि 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो सेकेंड वाला के वैल्यू अगर मैं इक्वेट थोड़ा कर लूँ तो मैं कह रहा हूँ 3 इंटू एक्स इज़ 3x² और दिस इज़ 21x, 7 इज़ माइनस 7x और 7 इंटू 7 माइनस 49, तो ये हो जाएगा 14x, यानी कि 3x² माइनस प्लस 14x माइनस 49। फर्स्ट सेकेंड का हो गया, ये मैं लिख लेता हूँ कि सेकेंड का है 3x। देखो यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेशन किया जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ वो भी। पहले वाले का कितना है, तो पहले वाले का 3x² है और आपको 21 की वैल्यू है, तो 3x² प्लस माइनस में है, कट गया, 49 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 30 और 40 70 हो जाएगा, और ये रहेगा 14x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। तो मेरे को बोल रहा है कि इनिशियल वाले लेंथ बताइए, फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का लेंथ बताइए, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल। तो 3x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू 5, तो 3x की वैल्यू हो गई 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आखिरी सवाल था इस साइड में। दोनों की एरिया निकाली मैंने, ये पहले वाले की एरिया, ये दूसरी वाले की एरिया, आपस में सब्सट्रैक्ट करके 21 लिख दिया। तो दोनों का एरिया पहले सेकंड वाले का क्योंकि ज़्यादा था इसलिए सेकंड वाले को पहले लिखूंगा। पहले सेकंड वाला क्या था, 21 सेंटीमीटर ज़्यादा था, सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा था, तो पहले सेकंड वाले को लिखेंगे फिर फर्स्ट वाले को लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे, माइनस करके 21 लिख के सॉल्व कर देंगे। एक्स की वैल्यू आ गई है। तो ये था आपका शिफ्ट टू 12 जनवरी का। वैसे अगर देखा जाए तो सेट नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे थे, करेक्ट। तो फिर हम और भी बाकी सेट है उसको भी डिस्कस करेंगे, और आई होप कि आपको इस वीडियो से, इस सारे वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा होगा, राइट। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, टेक केयर एंड गिव योर बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे। अभी आपको देखे होंगे कि CDS का भी पेपर, CDS का नोटिफिकेशन आया है 2024 का, सारे चीज़ें अब आना शुरू हो जाएगा। तो तैयारी दम लगा के करो, 6 महीने 8 महीने पूरा रगड़ के मेहनत कर लो, उसके बाद सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो कि भाई इस साल यानी कि 2024 में चेंज आ जाए, सब कुछ बदल के रख जाए। रगड़ के मेहनत कर दो, सोचो ही मत, मतलब अपने शरीर को इतना मतलब ध्यान रखो, खाओ पियो एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करो, लेकिन मेहनत जो करना है, जो पढ़ाई करनी है, उसमें दम लगा के मेहनत कर दो, एकदम मस्त, एकदम मेहनत कर दो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। इफ यू लाइक द वीडियो if you like the video, do subscribe the channel and share with your friends, those who are giving SSC GD paper। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।